दो कंपनीज, सेम सेक्टर, सेम रूल्स और सेम कबाड़। कंपनी ए का रिवेन्यू है 195 करोड़ रुपीस और कंपनी बी का रिवेन्यू है 48 करोड़ रुपीस। अब बताओ प्रॉफिट किसका ज्यादा होगा? कंपनी ए का प्रॉफिट है 14 करोड़ और कंपनी बी का प्रॉफिट है 23 करोड़। 4 गुना कम रिवेन्यू और ज्यादा प्रॉफिट। कंपनी ए का पैट मार्जिन है 7% और कंपनी बी का है 43%। ये दोनों ई वेस्ट रिसाइकलिंग कंपनीज है, दोनों लिस्टेड हैं। दोनों के और लोग इंडिया का ई वेस्ट बूम बोलकर बेच रहे हैं। लेकिन इनमें से एक रिसाइकलिंग कंपनी है और दूसरी एक्चुअली रिसाइकलिंग कंपनी है ही नहीं। और मैं आपको वो फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप खुद पता लगा सकते हो कौन क्या है और क्या होगा जब ये पूरी इंडस्ट्री एक कोर्ट केस पर टिकी है। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई वेस्ट जनरेटर है, सच है। सिर्फ 20 to 43% फॉर्मली रिसाइकल होता है, ये भी सच है। तो 60 to 80% अपॉर्चुनिटी पड़ी है, यहाँ से हाइप शुरू होती है। इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडिया का ई वेस्ट मैनेजमेंट मार्केट 2025 में था $1.88 बिलियन, 2026 में है $2.02 बिलियन और 2031 तक $2.87 बिलियन हो जाएगा, यानी 7.3% CAGR, 7%। ये कोई हाइपर ग्रोथ सेक्टर नहीं है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के आसपास ही है। और ईपीआर सर्टिफिकेट मार्केट जो इन कंपनीज का असली प्रॉफिट इंजन है, वो सिर्फ $65 मिलियन सालाना है, यानी लगभग 550-600 करोड़ रुपीस पूरे देश का। पर्सपेक्टिव के लिए सिर्फ दो लिस्टेड ई वेस्ट कंपनीज का कंबाइंड FY26 रिवेन्यू 243 करोड़ रुपीस है, यानी जिस पूल से ये लोग कमा रहे हैं वो पूल ही छोटा है। तो फिर कंपनीज 45 to 50% कैसे दे रही है? सिंपल, वो मार्केट ग्रोथ से नहीं, मार्केट शेयर से आएगा, इनफॉर्मल सेक्टर से वॉल्यूम छीन कर। और यही वो जगह है जहाँ थीसिस टूटी है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर के पास एक एडवांटेज है जो कोई रेगुलेशन अभी तक नहीं तोड़ पाया है। लोग समझते हैं इनफॉर्मल सेक्टर इसलिए जिंदा है क्योंकि लोगों को रूल्स नहीं पता। गलत। इनफॉर्मल कबाड़ी कैश में देता है, जीएसटी नहीं भरता, कॉम्प्लायंस कॉस्ट जीरो, सेफ्टी इक्विपमेंट जीरो। इसका मतलब वो स्ट्रीट पे स्क्रैप के लिए ज्यादा पैसा ऑफर कर सकता है और फिर भी प्रॉफिट कमा सकता है। ई वेस्ट और मेटल बाय प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी लगता है, सिर्फ रजिस्टर्ड बिजनेस पे, यानी फॉर्मल रिसाइकल का रॉ मटेरियल 18% महंगा हो जाता है शुरू होने से पहले, और यहीं से हमारा फ्रेमवर्क निकलता है। चलिए अब फ्रेमवर्क समझते हैं कि रिसाइकलिंग बिजनेस को कैसे बढ़ा है। लेयर 1, कचरा कौन खरीदता है? रिसाइकलिंग में सबसे बड़ा कॉस्ट रॉ मटेरियल है, यानी स्क्रैप। तो सवाल ये है, उसका पैसा कौन दे रहा है? दो मॉडल है। मॉडल ए, कंपनी खुद स्क्रैप खरीदती है मार्केट से, एग्रीगेटर से, इनफॉर्मल चैनल से। यहाँ आप इनफॉर्मल सेक्टर के अगेंस्ट बिड कर रहे हो, जिसके पास 18% कॉस्ट एडवांटेज है, ग्रॉस मार्जिन थिन रहेगा। मॉडल बी, प्रोड्यूसर, जैसे सैमसंग, LG, डेल, स्क्रैप फ्री या नॉमिनल कॉस्ट पर देते हैं क्योंकि उसकी अपनी EPR ऑब्लिगेशन है। कंपनी का मटेरियल मुफ्त में मिलता है, ग्रॉस मार्जिन 80% तक हो सकता है। ये एक लाइन पूरे सेक्टर के मार्जिन डिफरेंस एक्सप्लेन कर देती है। इको रिसाइकल का ग्रॉस मार्जिन FY25 में था 68.1%, क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजी ही थी MNC क्लाइंट से ई वेस्ट नॉमिनल या जीरो कॉस्ट पर लेना। कलेक्शन और लॉजिस्टिक का खर्चा प्रोड्यूसर बेयर करेगा। अब समझते हैं लेयर 2, रिवेन्यू। पैसा मेटल से आ रहा है या सर्टिफिकेट से? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है और एनुअल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा नहीं होता है। दो रिवेन्यू स्ट्रीम है, मेटल सेल, कमोडिटी रिवेन्यू, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, थोड़ा गोल्ड और सिल्वर, ये रियल है पर साइक्लिकल है और मार्जिन पतला है, यानी थिन है। सेकेंड है EPR सर्टिफिकेट और कॉम्प्लायंस फी। रेगुलेटरी रेवेन्यू, प्रोड्यूसर का टारगेट पूरा करना है तो वो रिसाइकल से सर्टिफिकेट खरीदता है। इसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट लगभग जीरो है। इंडस्ट्री के लोग खुद मानते हैं कि रिकवर्ड मेटल बेचकर बिजनेस बेयरली ब्रेक इवन होता है। एक रिसाइकलर कंपनीज ने कहा, सिर्फ EPR सर्टिफिकेट की सेल ही रिसाइकलिंग बिजनेस को जिंदा रखे हुए है। तो अगर किसी कंपनी का मार्जिन 60% प्लस है, वो रिसाइकलिंग से नहीं आ रहा है, वो रेगुलेशन से आ रहा है। और रेगुलेशन रिवेन्यू का एक प्रॉब्लम है, उसका प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है और अभी वो प्राइस कोर्ट में है। लेयर 3, कैश प्रॉफिट कैश बना रहा है या सिर्फ पेपर में है? ये टेस्ट हम हर कंपनी में करता है, यहाँ भी करेंगे। डेटर डेज, वर्किंग कैपिटल डेज और ऑपरेटिंग कैश फ्लो को जरूर देखो। अगर सर्टिफिकेट रिवेन्यू बुक हो रहा है लेकिन प्रोड्यूसर पैसा नहीं दे रहा है क्योंकि वो कोर्ट में रूल को चैलेंज कर रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट दिखेगा, बैंक में कैश नहीं। तो फ्रेमवर्क समरी इस टाइप से, फर्स्ट हमें चेक करना है स्क्रैप कौन खरीदता है, फिर रिवेन्यू किससे आ रहा है, और थर्ड कैश आ रहा है या नहीं। तीनों पास हुए तो बिजनेस है, एक भी फेल हुआ तो सिर्फ स्टोरी है। चलिए अब ये फ्रेमवर्क इंडिया की 4 लिस्टेड कंपनीज पर यूज करते हैं। फर्स्ट है इको रिसाइकलिंग। लेयर 1,
पास करती है क्योंकि हिस्टोरिकली एमएनसी प्रोड्यूसर से मटेरियल जीरो और नॉमिनल कॉस्ट पर लेती है, इसलिए मार्जिन हाई रहते हैं। लेकिन FY26 में ग्रॉस मार्जिन 73.6% पे आ गए थे और मटेरियल कॉस्ट बढ़ा है, यानी अब मार्केट से खरीदना पड़ रहा है, ये एडवांटेज कम हो रहा है। लेयर 2 रिवेन्यू फेल हो रही है क्योंकि 60% प्लस EBITDA मार्जिन किसी भी फिजिकल रिसाइकलिंग बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। ये EPR फी इनकम है जिसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट नियर जीरो है, यानी रिवेन्यू क्वालिटी रेगुलेटर है, ऑपरेशनल नहीं। लेयर 3 कैश, इसमें भी कंपनी फेल हो रही है। डेटर डेज 80 से 119 डेज, वर्किंग कैपिटल डेज 207 से 321 डेज, प्रॉफिट बुक हो रहा है, कैश फ्लो आ रहा है। अब सबसे बड़ा चीज़ ये है कि Q3 FY26 में रेवेन्यू 5.91 करोड़ रुपीज़ था, 2 साल का सबसे कम क्वार्टर था, 40% YOY डाउन था। Q4 FY26 में रेवेन्यू 18.61 करोड़ रुपीज़ था, जो 90% YOY ग्रो हुआ था। पैट 225% ग्रो हुआ है। एक क्वार्टर में 3x स्विंग। ये रिसाइकलिंग प्लांट के थ्रू आउट कर्व नहीं है, प्लांट तो रोज चलता है। ये कॉम्प्लायंस फिलिंग कैलेंडर है, प्रोड्यूसर जब फाइल करते हैं तो रेवेन्यू आता है। चलिए नेक्स्ट लिस्टेड कंपनी देख लेते हैं जिसका नाम है नमो ई वेस्ट। चलिए इसमें अपना फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। लेयर 1 में नमो मार्केट से स्क्रैप खरीदती है, इसलिए 7% पैट मार्जिन है। ये वीकनेस नहीं है, ऑनेस्टी है। ये एक्चुअल रिसाइकलिंग इकोनॉमिक्स है। लेयर 2 रेवेन्यू मेटल से आ रहा है, सर्टिफिकेट से नहीं। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला इसको उतना नहीं इफेक्ट करेगा, लेकिन मेटल प्राइसेस का साइकिल लगेगा। लेयर 3 कैश इंप्रूविंग है। हाफ ईयरली FY26 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ है। ये एक रियल माइलस्टोन है, इसको फाइनेंशियल ईयर 27 में कंफर्म होना चाहिए। आयरनिक बात यह है कि नमो का 7% मार्जिन है। इको रिसाइकल का 43% से ज़्यादा भरोसेमंद है क्योंकि नमो का मार्जिन मेटल से आ रहा है। इको रिसाइकल का मार्जिन एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से आ रहा है। लेकिन नमो में अपना सवाल है। कैपेसिटी 30,522 से 82,000 MTPA हो गई है, यानी 2.7 टाइम्स ग्रोथ। रेवेन्यू सिर्फ 29% बढ़ा है। कैपेसिटी अनाउंसमेंट और थ्रूपुट में बहुत फर्क है। यूटिलाइजेशन ट्रैक करना जरूरी है, कैपेसिटी नहीं। अभी स्टॉक का प्राइस है 270 के आसपास, मार्केट कैप है 656 करोड़ के आसपास और PE है अभी 44 और ये SME स्टॉक है। नेक्स्ट कंपनी है ग्रेविटा इंडिया। सेक्टर में गलत तरीके से गिना जाता है। हर ई-वेज स्टॉक लिस्ट में ग्रेविटा का नाम आता है, लेकिन ग्रेविटा का कोर बिजनेस लेड एसिड बैटरी और एल्यूमिनियम स्क्रैप रिसाइकलिंग है, ई-वेज नहीं। मार्केट कैप 13,500 करोड़ रुपीज़ है, PE 35 टाइम्स है। पूरे सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर है और बाकी कंपनी से 15 टाइम्स बड़ा है। 38 कंट्री से स्क्रैप प्रोक्योरमेंट नेटवर्क है और लिथियम आयन बैटरी और कॉपर रिसाइकलिंग में एंट्री कर रहा है। यही ई-वेज से रिलेटेबल है। अब चलिए हम अपना फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। ग्रेविटा का फीड स्टॉक ग्लोबल है, इसलिए वो इंडियन इनफॉर्मल सेक्टर के अगेंस्ट बिड नहीं कर रहा है। यही उसका असली मोट है, टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रोक्योरमेंट नेटवर्क है। अगर आपको सेक्टर एक्सपोजर चाहिए बिना EPR सर्टिफिकेट रिस्क के तो ग्रेविटा बेहतर ऑप्शन है, पर फिर ये ई-वेस्ट प्ले नहीं, मेटल रिसाइकलिंग प्ले है। दोनों को एक मत समझना। नेक्स्ट लिस्टेड कंपनी है जो इस सेक्टर से बिलोंग करती है, उसका नाम है MSTC। MSTC एक PSU कंपनी है। इसको CPCB ने EPR सर्टिफिकेट ट्रेडिंग के लिए देश का पहला एक्सेस बनाने और चलाने के लिए सेलेक्ट किया है। लाइव साइट 31 जनवरी 2026 को लॉन्च हुई है और ट्रेडिंग 31 मार्च 2026 से। सोचने वाली बात यह है कि एक्सचेंज को फी मिलती है, चाहे सर्टिफिकेट 22 रुपीज़ पर केजी पर ट्रेड हो या 12 रुपीज़ पर केजी पर। वो प्राइस रिस्क से नहीं लेता है, वॉल्यूम पे कमाता है। पर एक काउंटर इंट्यूटिव पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंट एक्सचेंज से प्राइस डिस्कवरी होती है और जब अभी सप्लाई डिमांड से 4x ज़्यादा है तो ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी सर्टिफिकेट की कीमत फ्लोर तक ले जाएगी, उसके ऊपर नहीं। यानी एक्सचेंज रिसाइकल के लिए गुड न्यूज़ नहीं भी हो सकती है। तो चलिए कोर्ट केस के बारे में जान लेते हैं जो इस पूरे सेक्टर के प्रॉफिट एंड लॉस को डिसाइड करेगा। मार्च 2024 में गवर्नमेंट ने ई-वेस्ट EPR सर्टिफिकेट का फ्लोर प्राइस फिक्स किया 22 रुपीज़ पर केजी। लॉजिक, बिना फ्लोर के सर्टिफिकेट का प्राइस जीरो की तरफ गिर जाएगा और फॉर्मल रिसाइकल के लिए प्लांट लगाना ही बेवकूफ़ी हो जाएगा। प्रोड्यूसर ने इसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कौन कौन थे इसमें? सबसे पहले हैवेल्स ने नवंबर 2024 में डाला था, फिर डेक्कन, वोल्टास, ब्लू स्टार, LG, सैमसंग, कैरियर, हिताची सब दिल्ली हाई कोर्ट में गए। केसेस कंसोलिडेट हो चुके हैं। उनका आर्गुमेंट है ये प्राइस फिक्सिंग आर्बिट्री है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है और इससे उनकी कॉस्ट लगभग 3 गुना हो जाएगी। फायदा सिर्फ रिसाइकल्स को होगा। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है बिना फ्लोर के रेस टू बॉटम हो जाएगी, यानी फ्लोर प्राइस गिर जाएगा और फॉर्मल रिसाइकलिंग इकोनॉमिकली वाइबल ही नहीं रहेगा। अब ये बताओ, असली डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। 2024-25 में 68,000 MT का EPR क्रेडिट जनरेट हुआ है। प्रोड्यूसर ने खरीदा सिर्फ 17,000 MT, यानी 75% सर्टिफिकेट अभी भी अनसोल्ड पड़े हैं क्योंकि
जब तक केस चल रहा है, प्रोड्यूसर सोच रहा है अभी क्यों खरीदूं, हो सकता है कि कल प्राइस ही खत्म हो जाएगा। बायर्स की स्ट्राइक चल रही है और रिसाइकलर्स का पूरा मार्जिन उसी बायर पे टिका है। ये एक्सप्लेन करता है इको रिसाइकल का Q3 FY26 रिवेन्यू कोलैप्स, और यही एक्सप्लेन करता है डेटर डेज का 80 से 119 डेज जाना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये फ्रेमवर्क काम का लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगला सेक्टर कौन सा होना चाहिए। अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट के फैसला ट्रैक करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, जब आएगा इसका मैं फुल ब्रेकडाउन करूंगा। और अगर आप इस सेक्टर में किसी कंपनी का डिटेल एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये चैनल टिप्स के लिए नहीं है, फ्रेमवर्क के लिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।